So your CBT mode exam is about to begin and there is nothing more that can help you than practicing the CBT based question. The last paper that we saw was an OMR based paper where we saw very short questions, fact based questions, whereas आप जब भी computer based testing mode में जाओगे तो you are going to see comparatively bigger questions and questions जिनकी जो difficulty level होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी conceptual clarity आपसे बहुत ज़्यादा demand की जाती है. You see a lot of assertion based question, a lot of multiple selection क्वेश्चन, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू क्वेश्चन जो बच्चों से डिमांड करते हैं कि उन्होंने कितना पढ़ाई किया है उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं. एंड हेयर इक्वली प्लेज द रोल ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ द लैंग्वेज. अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिसलेनियस वे में प्रैक्टिस करने को मिलते हैं जहां पर आप लैंग्वेज को समझ सकते हो, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको मिल सकती है, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है. आई हैव ऑलरेडी मेड अ सेपरेट प्लेलिस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जिसका ऑलरेडी वीडियो नंबर 1 आ चुका है. दिस इज वीडियो नंबर 2 एंड इफ यू कंटिन्यू विद अवर चैनल आपको कई सारे ऐसे और वीडियोस मिलने वाले हैं. बात करेंगे सिर्फ इस प्लेलिस्ट के बारे में नहीं, मेरी बाकी भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है जो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी. डू गो एंड चेक देम आउट. आपको मेरा पेड वर्जन अगर चाहिए मेरे PYQ टेस्ट सीरीज या फिर कोर्सेज का, तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं. आपको दोनों के लिए ही फ्री लिंक्स एंड फ्री डेमो वीडियोस मिल जाएंगी जिसको आप चेकआउट करके फाइनली सेटिस्फाई होके ही इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं. स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चंस को देखने से और उनकी डिफिकल्ट लैंग्वेज को समझने से. क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग से पूछा गया है फ्रॉम द सेक्शन ऑफ लिटरेरी मूवमेंट्स, जहां पर हम लोगों को दिखाई देता है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर सैमुअल जॉनसन्स स्टेटमेंट अबाउट मेटाफिजिकल पोएट्स. यू ऑल प्रोबेबली मस्ट बी अवेयर कि मेटाफिजिकल पोएट्स कौन थे. बहुत ही फेमस हम लोगों के 16 to 17 सेंचुरी के बीच में ये राइटर्स आते हैं, कंसीट्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी पोएट्री में एंड काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं अपनी यूनिक स्टाइल के लिए. अब इनकी इस यूनिक स्टाइल को बहुत सारे राइटर्स ने अप्रिशिएट भी किया है एंड बहुत कुछ राइटर्स ने डिसएग्रीमेंट भी जताया है कि कुछ ज्यादा ही नहीं इनकी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स हो गई, कुछ ज्यादा ही नहीं इन लोगों ने कंपैरिजन बिठा दिए, बहुत ज्यादा ही डिसिमिलर चीजों का तो इन लोगों ने कंपैरिजन नहीं कर रखा है अपने वर्क्स में. एंड ये जो राइटर्स हैं वो हैं सैमुअल जॉनसन एंड जॉन ड्राइडन, जो बिल्कुल भी आपके मेटाफिजिकल राइटर्स की राइटिंग स्टाइल को पसंद नहीं करते हैं. काफी कुछ इन्होंने इनकी लिटरेरी मूवमेंट में बोला है. सो प्लीज कीप इन माइंड डियर स्टूडेंट्स, आप जब भी लिटरेरी मूवमेंट्स को पढ़ें तो सिर्फ ये मत समझा करिए कि आपको एक मूवमेंट का नाम जानना है, उसकी डेट जाननी है, उसके राइटर्स को जान लेना है एंड यू आर डन बाय लिटरेरी मूवमेंट्स. अब आपके लिटरेरी मूवमेंट से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनके बीच की क्या कंट्रोवर्सी हुई थी, किसने अप्रिशिएट किया, किसने डिसएग्रीमेंट दिखाया, बहुत ही डिटेल में अब आपके लिटरेरी मूवमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो यहाँ पे सैमुअल जॉनसन ने 2 स्टेटमेंट पास किए हैं मेटाफिजिकल राइटर्स को लेके. एक जो उनको बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है कि दे आर सिंगुलर इन देयर थॉट्स, मतलब कि इनका जो स्टाइल है वो यूनिक तो है, लेकिन दूसरी चीज जो इनको बिल्कुल नहीं पसंद आती है कि दे इफेक्टेड कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिमिलर थिंग्स. आपने देखा है कि जॉन डन ने किस तरीके से अपनी पोएट्री के अंदर 2 लवर्स को कंपास के 2 पैरों से कंपेयर कर रखा है, विच इज अ कंपैरिजन विच इज कंप्लीटली बिजार. ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है. लेकिन आपके कंसीट्स का इस्तेमाल किया है जॉन डन ने और भी बहुत सारे मेटाफिजिकल राइटर्स ने, जो आपके सैमुअल जॉनसन को पसंद नहीं आता है. एंड दिस बिकम्स योर आंसर कि उनकी सिंगुलैरिटी ऑफ थॉट्स तो उनको अच्छी लगती है, यूनिक लगता है. कभी भी उनको आपको नहीं दिखाई देगा कि मेटाफिजिकल राइटर्स ने किसी और राइटर की राइटिंग स्टाइल को कॉपी किया है, जो उस टाइम पे शेक्सपियर तक पे भी इल्जाम था कि भाई शेक्सपियर ने तो आपके यूनिवर्सिटी विच वालों की कॉपी मारी हुई है. लेकिन मेटाफिजिकल राइटर्स एक ऐसे आते हैं आपके लर्नेड इंटेलेक्चुअल राइटर्स जिनकी राइटिंग काफी कॉम्प्लेक्स होती है. एंड आगे अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि इसी खूबी को, कॉम्प्लेक्सिटीज को आपके मॉडर्न राइटर्स स्पेशली TS एलियट वगैरह ने बहुत अप्रिशिएट भी किया है. सो मैंने कई सारे पॉइंट्स आपको बता दिए मेटाफिजिकल पोएट्री से रिलेटेड. आप इसको सर्च करके जरूर से पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा. ठीक है. देन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 लिटरेरी थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली फ्रॉम द सेक्शन ऑफ मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी. अब यूएस अल्थ्यूजर एक ऐसे राइटर है जिनको आप कल्चरल स्टडीज के भी अंदर पढ़ते हो एंड आपकी मार्क्सिस्ट थ्योरी के अंदर. यूएस अल्थ्यूजर जो कि जाने जाते हैं अपनी स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट थ्योरी को लेके, आइडियोलॉजी एंड इंटरप्रिलेशन जैसे बहुत ही फेमस टर्म्स इन्होंने दिए हैं. ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनकी इंटरप्रिलेशन थ्योरी को लेके कि अल्थ्यूजर्स थ्योरी ऑफ इंटरप्रिलेशन इंप्लाइज द एक्ट ऑफ हेलिंग लाइक हे यू. हे यू का मतलब होता है, हेलिंग का मतलब होता है किसी को जानबूझ के बुलाना, एंड देयर बाय टर्निंग इंडिविजुअल्स
into ideological consenting subjects की अगर किसी लड़की को बुलाया जाए तो उसको बुलाकर क्या बोला जाएगा कि तुम एक माँ हो, तुम एक बहू हो, तुम एक बीवी हो, तुम एक बेटी हो, तुम्हें ये चीजें करना शोभा नहीं देता है, तुम्हें ये समाज के अकॉर्डिंग करना चाहिए। तो चाहे उस लड़की का मन हो चाहे नहीं हो, उसके अपने सपने मर रहे हो या नहीं मर रहे हो, you are turning a particular gender into consenting subjects जिसको बताया जाता है कि तुम ये हो, तुम्हारा तो ये धर्म बनता है करना। एंड ये सेम चीज लड़कों पर भी अप्लाई करती है कि लड़कों को बुलाकर बताना कि तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें कमजोर नहीं होना है, तुम्हें इमोशंस नहीं दिखाने, यू हैव टू बी द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, चाहे तुम्हारी कमर ही क्यों ना टूट जाए। तो ये आइडियोलॉजी एंड इंटरप्रिलेशन के बारे में मैंने बहुत अच्छे से इस वीडियो में बात कर रखी है, उसको अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये स्टेटमेंट आपके लिए ट्रू बन जाता है। दूसरा स्टेटमेंट आपसे कहता है कि एल्थ्यूजर की जो इंटरप्रिलेशन की थ्योरी है वो सिमिलर है जैक डेरिडा के डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी से, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी हर चीज को रिजेक्ट एंड चैलेंज करने की कोशिश करती है, वेरएस इंटरप्रिलेशन तो सीधे सीधे चीजों को एक्सेप्ट कर लेती है, आइडियोलॉजीज को मान लेती है। तो आपका जो स्टेटमेंट है वो पहला वाला ट्रू हो जाएगा एंड दूसरा वाला फॉल्स हो जाएगा। डू लेट मी नो डियर स्टूडेंट्स कि आपको हर क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं, एंड अपना फीडबैक जरूर से देते हुए जाना, ठीक है। Which one of the following of Plato's beliefs and acts was Shelley countering by saying that poets are unacknowledged legislatures of mankind? अब ये क्वेश्चन आया है हमारे लिटरेरी क्रिटिसिज्म से, जहां पे प्लेटो की भी थ्योरी इन्वॉल्व है एंड हमारे शेली की भी थ्योरी इन्वॉल्व है। दोनों ही आपके लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पार्ट है एंड दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको पढ़ना चाहिए। प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में, आप सभी को ये बात पता होगी कि पोएट्स को बैनिश करने के बारे में कुछ मतलब बातें की है कि आपके जो पोएट्स होते हैं वो बहुत ही फॉल्स डिसेप्टिव राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं, पोएट्री के अंदर इल्यूजन क्रिएट करते हैं, एक इंसान को रैशनैलिटी से अलग ले जाकर उसके अंदर बार बार के इमोशंस भर देते हैं, जिससे उसकी रैशनल थिंकिंग खत्म हो जाती है। एंड ऐसे टाइप के पोएट्स को मेरे आइडियल वर्ल्ड से निकाल देना चाहिए। व्हेन प्लेटो इज टॉकिंग अबाउट हिज आइडियल वर्ल्ड, वो एक ऐसे वर्ल्ड की कल्पना करते हैं जहां पर फिलोसोफर्स एंड आपके जो लेजिस्लेचर्स होते हैं, जो लॉज बनाते हैं, जिनको बहुत ज्ञान होता है, वो कहते हैं ऐसे ही लोगों को राजा बनना चाहिए, किंग्स बनना चाहिए, बिकॉज इनके पास एक्चुअल में जानकारी होती है एंड एक्चुअल में ज्ञान होता है। एंड ऐसी टाइप की दुनिया से सबसे पहले तो आपके पोएट्स को बाहर निकाल देना चाहिए। इसी चीज को काउंटर करते हुए आपके शेली बोलते हैं कि आपका ये मानना बिल्कुल ठीक है कि आपके जो लेजिस्लेचर्स होते हैं वो रूल्स बनाते हैं, विच इज गुड, उनके रूल्स और उनके ज्ञान के बारे में, फिलोसोफर्स के ज्ञान के बारे में हमें मिलता है, पर आपके जो शेली हैं वो आपके लेजिस्लेचर से भी ज्यादा ऊंचा मानते हैं आपके पोएट्स को, और कहते हैं कि इनके वर्क्स की वजह से हम लोग को क्रिएटिविटी, मॉरल्स एंड वैल्यूज के बारे में पता लगता है, जो कभी भी आपको फिलोसोफर्स और आपके किंग्स एंड लेजिस्लेचर्स के वर्क में देखने को नहीं मिलेगा। सो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया है कि जब आपकी शैली, आपके जो शैली है वो आपके प्लेटो को काउंटर कर रहे हैं, तो वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि प्लेटो की जो पोएट्स होते हैं वो बेटर होते हैं आपके लेजिस्लेचर्स। लेजिस्लेचर्स कौन होते हैं? जो रूल्स बनाते हैं, लॉयर्स जो होते हैं, जो जिनके पास पूरा लॉ का पूरा ज्ञान होता है। तो आपके शैली ने अपने वर्क में पोएट्स को लेजिस्लेचर से भी ऊपर बताया हुआ है। आपके प्लेटो के रिपब्लिक का काउंटर अटैक दिया है बोथ फिलिप सिडनी एंड आपके पीबी शेली ने अपने वर्क्स में। आपको नीचे कमेंट करके बताना है, क्योंकि वो दो वर्क मैंने कई बार पढ़ाए हैं, कंफ्यूजिंग है क्योंकि दोनों के नाम भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि फिलिप सिडनी का कौन सा फेमस क्रिटिकल एसे है, देन आपके पीबी शेली का कौन सा फेमस क्रिटिकल एसे है, डेट के साथ लिखना, ताकि जब भी जो बच्चा कमेंट आपका पढ़े तो वो कभी भी भूल ना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। What does Aristotle mean by the phrase language with pleasurable accessories in his definition of tragedy? Now, ये क्वेश्चन अगेन आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म से आता है, लेकिन अरिस्टोटल की पोएटिक्स हम सब लोगों को पता है, इस द सेमाइनल वर्क, जिसके अंदर आपके अरिस्टोटल बताते हैं कि एक ट्रेजेडी के अंदर कौन कौन से अच्छे एलिमेंट्स होने चाहिए, जिसको अगर आप अपने वर्क में डालते हो तो आपकी ट्रेजेडी, आपकी मूवी तो हिट हो जाने वाली है। कथारसिस, जैसे कि पिटी एंड फियर के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, यूनिटीज के बारे में बताया है, कैरेक्टर स्केच के बारे में बताया है कि आपका कैरेक्टर कैसे होना
चाहिए, कैसी प्लॉट लाइन होनी चाहिए, सब प्लॉट्स होने चाहिए या नहीं, इन सारी चीजों के बीच में ही हैज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द हार्मनी एंड रिदम। तो यहाँ पर अगर लिखा हुआ है कि आपको ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है जो प्लेजरेबली आपकी एक्सेसराइज्ड हो, तो इससे क्या मतलब निकलता है आपका? क्या ये कहते हैं कि बहुत ही पॉम्पस वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना है? पॉम्पस का मतलब होता है बड़ी भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करना। अक्सर ऐसा यूट्यूब पर लोग करते हुए दिखाते हैं कि मतलब या इंग्लिश बोलकर दिखाते हैं, जहां पर आप नॉर्मली भी इंग्लिश बोलकर लोगों को परसुएट कर सकते हो। देयर वेयर एज कुछ लोग ऐसा होते हैं कि बहुत ही बॉम्बास्टिक एंड पॉम्पस वर्ड्स का दिखावा करने की कोशिश करते हैं, जो शो करता है कि उनकी कितनी अच्छी स्किल्स है, कितनी अच्छी वोकैबुलरी है। तो क्या आपके अरिस्टोटल ने कभी कहा है कि आपको ऐसे भारी भरकम सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल करना है अपनी ट्रेजेडी में? बिल्कुल भी नहीं। एंड एम्बलिश्ड लैंग्वेज, क्या आपको एक ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है अपने ट्रेजेडी में जो बहुत ही फ्लावरी हो, एम्बलिश्ड हो, जिसमें बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया हो? तो ऐसा भी नहीं है। अ लैंग्वेज फुल ऑफ रिदम एंड हार्मनी, आपको प्रॉपर राइम एंड मीटर का इस्तेमाल करके अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है जो सुनने में बहुत ही प्लीजिंग लगे एंड जिसमें एक बहुत ही प्रॉपर सॉन्ग का इफेक्ट आए। अरिस्टोटल ने कहा है कि प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, स्पेक्टिकल, ये सारी चीजें एक में होनी चाहिए। तो व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेक्टिकल, हार्मनी, वो सारी चीजें उसमें आ जाती हैं कि किस तरीकों से आप अपने ऑडियंस के लिए अपनी ट्रेजेडी को सुंदर बना सकते हो। सो दिस इज द आंसर, सी एंड डी। आई होप आप लोग को बहुत मिसलेनियस क्वेश्चंस के थ्रू अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मुझे कमेंट करते हुए जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिखाई देता है अगेन फ्रॉम लिटरेरी थ्योरी। हम लोग अक्सर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ना ज्यादातर लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में ही देख पाते हैं। हालांकि मैं जो क्वेश्चंस लेके आई हूँ वो आपके हर 10 सेक्शंस में से लेकर आई हूँ। अभी आपको और भी डिफरेंट सेक्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे मूवमेंट किया हम लोग ने, थ्योरी किया, फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म किया, अभी आपके और भी सेक्शंस देखने को मिलेंगे। सो बहुत ही ध्यान से मैंने इस वीडियो को बनाया है कि आपको बिल्कुल एग्जाम टाइम वाला फील आए, क्योंकि वहां पे तो ऐसा नहीं होता है कि चलो भाई 5 क्वेश्चन सिर्फ लिटरेरी थ्योरी के, देन 5 क्वेश्चन सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर के, सब मिक्स्ड ही आता है, तो आपको अच्छी प्रैक्टिस मिल रही होगी। एसर्शन हम लोग से कहता है कि डीकंस्ट्रक्टिव रीडिंग इज एपॉलिटिकल। अब देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वर्ड को समझना। हम लोग हिंदी में जैसे प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर चीजों को पढ़ा करते थे। जैसे मैं बोलूं कि समर्थ, समर्थ में मैं असमर्थ लगा दूं तो वो एक नेगेटिव वर्ड बन जाता है। देन आपका कहीं पे भी कोई भी ऐसा जहां पे हम लोग अ लगा देते हैं तो वो आपका एक नेगेटिव स्टेटमेंट में बदल जाता है। तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है पॉलिटिकल, उसके आगे लिखा हुआ है ए पॉलिटिकल, तो वो बन गया उसका ऑपोजिट। ये सारी चीजें आप लोग ने हिंदी ग्रामर और इन सब में पढ़ रखी होगी कि प्रीफिक्स और सफिक्स वगैरह को लगाने से चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अर्थ, अर्थ में हम लोग ने अनर्थ लगा दिया, अ लगा दिया, तो वो अनर्थ हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। सो ए पॉलिटिकल का मतलब कि डीकंस्ट्रक्टिव रीडिंग जो होती है वो ए पॉलिटिकल होती है, मतलब उसमें पॉलिटिक्स की कोई भी बात नहीं होती है। पॉलिटिक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पॉलिटिकल होने का मतलब टॉकिंग अबाउट द पावर डायनामिक, सोशल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है एंड एवरीथिंग। सो डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी आपकी ए पॉलिटिकल है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपकी जो डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी है किसी भी फिक्स्ड चीज को मानती ही नहीं है। वो हर फिक्स्ड एनालिसिस को चैलेंज करने की कोशिश करेगी। वो बोलेगी हर चीज के मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं, फ्लूइड आइडेंटिटीज हैं, आपके कई सारे सिग्निफायर्स हैं, ये सारी चीजें आपकी डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी बोलती है। तो जाहिर सी बात है कि जब आपको कोई बोलेगा कि पॉलिटिकल है आपका डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी, तो ये पॉइंट तो गलत हो जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ ए पॉलिटिकल लिखा है तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, इट फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन लैंग्वेज। It primarily holds that all text or linguistic structures contain within them a principle of destabilization, and hence it is difficult to pin down meaning. Such a reading therefore is unable to assign historical agency. अब देखो, बात इतनी ज्यादा घुमा के आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए दी गई है कि जो डीकंस्ट्रक्शन आपकी रीडिंग होती है उसमें डीस्टेबलाइजेशन ऑफ मीनिंग होता है। जाहिर सी बात है, अगर आपने स्ट्रक्चरलिज्म को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो स्ट्रक्चरलिज्म में स्टेबलाइज्ड एंड फिक्स्ड मीनिंग्स होते हैं। दूसरी तरफ आपने डीकंस्ट्रक्शन को पढ़ा है तो हर चीज को डीस्टेबलाइज, डी एसेंशियलाइज इन लोगों ने कर रखा होता है, हर चीज का कई सारे मीनिंग निकाल रखे हैं। तो यहां पर इन्होंने यही चीज बोली है और इसकी वजह से आपके बोथ ए एंड आर करेक्ट। अक्सर बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को जब एग्जाम में देखते हैं तो वो बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने
क्वेश्चंस ऐसे सबसे पहले तो प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं, और दूसरी बात कि उनको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रट्टू तोता बन के चले जाते हैं। पर आप इस बात का ध्यान रखिए कि सीबीटी मोड में अगर आप जा रहे हो तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आपसे ऐसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। और इसमें डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपको क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस बता रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने जो पढ़ा है वैसे ही बस आपसे पूछा गया है, लैंग्वेज बस आपको समझनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से ही आएगी। क्वेश्चंस लगाते रहो एंड आप कुछ भी प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग के सामने है फ्रॉम द सेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड पेडागोजी। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है एंड ये टॉपिक आपको छोड़कर नहीं जाना है, विच इज पिजन एंड क्रियोल। पिजन एंड क्रियोल आपकी लैंग्वेज एंड पेडागोजी का मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये अभी भी नहीं पता है तो अभी समझने की कोशिश करो। अ पिजन इज formed by two mutually unintelligible speech communities। सबसे तो पहले मैं आपको बता दूं, ये जो लिखा है ना mutually unintelligible speech, ये कीवर्ड है पिजन को पहचानने का। अगर आप कंटिन्यूअस क्वेश्चंस को लगाते हो एंड आप देखते हो कि पिजन के आपने मल्टीपल क्वेश्चंस लगाए हैं, तो आप इस बात से बिल्कुल अग्री कर रहे होगे कि ये जो आपका फ्रेज है ना वो आपने बार बार आते हुए देखा होगा। तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो आपको क्वेश्चन से मिलते हैं, उसको अगर नोट्स में लिख लेते हो ना तो आपके लिए क्वेश्चंस को करेक्ट लिख करना आसान बन जाता है। ये सभी चीजें अगेन ज्ञान बांटने से नहीं आती है, डेली क्वेश्चन के प्रैक्टिस से ही आती है। तो ऐसी लैंग्वेज जो दो लोगों के अनइंटेलिजिबल स्पीच कम्युनिटीज के कम्युनिकेट करने से बनती है यूजिंग मोस्ट ऑब्वियस फीचर्स ऑफ ईच अदर लैंग्वेज। ठीक है, ओके, सपोज करो कोई एक फ्रांस से आया हुआ बंदा है, वो फ्रेंच बोलता है, वो लेटिन अमेरिका चला जाता है, यहाँ जहां पर किसी एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पोर्चुगीज बोली जाती है। अब भाई इस बंदे को तो सिर्फ फ्रेंच आती होगी, इस बंदे को पोर्चुगीज आती होगी, अगर इनको बीच में इंग्लिश आती होगी तो वो तो इनका लिंगुआ फ्रैंका बन जाएगा कि बीच में इनकी ब्रिज लैंग्वेज। लेकिन अगर इन लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती है तो इनको कोई ऐसी लैंग्वेज तो डेवलप करनी पड़ेगी जिसकी वजह से ये दोनों कम्युनिकेट कर पाए। तो फ्रेंच भाषा के कुछ ऐसे पॉइंट्स, पोर्चुगीज भाषा के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बहुत ऑब्वियस होते हैं, जिसको समझना आपके लिए बहुत आसान होता है, उससे दोनों को मिलाकर जन्म लेती है आपकी एक थर्ड लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं पिजन। तो पिजन हम लोग को समझ में आया कि दो म्यूचुअली अनइंटेलिजिबल कम्युनिटीज, जिनको इस फ्रेंच वाले को पोर्चुगीज नहीं आती, पोर्चुगीज वाले को फ्रेंच नहीं आती, वो जब एक तीसरी भाषा को बना लेते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, अपनी अपनी भाषा के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स को मिला के वो तीसरी भाषा जो आपकी बनती है उसको हम लोग कहते हैं पिजन। तो ये पहला वाला पॉइंट सही बैठ गया। दूसरा, notwithstanding the number of years a pidgin is spoken, it can never become a mother tongue of a community, which is completely false। अब बताओ इस पर्टिकुलर जगह पर क्या हुआ कि पिजन एक नई भाषा डेवलप हो गई। अब सालों साल यहाँ पर ये भाषा चल रही है, ये जो तीसरी भाषा बनी है, बच्चों का जन्म भी होता है, वो लोग जो भाषा बोलते हैं उनको तो नहीं पता कि फ्रेंच कौन था, पोर्चुगीज कौन था। आसपास की कम्युनिटी के लोग जब ये वाली तीसरी भाषा बोल रहे हैं तो वो जो बच्चा नया पैदा हुआ है वो भी बोलेगा। तो पिजन आगे जाके जब एक प्रॉपर लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है और उस जगह की एक लैंग्वेज बन जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रियोल, जिसका अपना एक प्रॉपर वोकैबुलरी होता है, सिंटैक्स होता है, उसके अपने ग्रामर एंड रूल बन जाते हैं। एक लैंग्वेज जो आउट ऑफ कम्युनिकेशन के लिए बनाई गई थी वो एक प्रॉपर लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है जिसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं आपका क्रियोल। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सिर्फ इस वजह से इसको इनकरेक्ट कहा गया क्योंकि आगे जाके पिजन लोगों की मदर टंग बन जाती है जब वो क्रियोल बन जाती है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाई थी पहले पिजन एंड क्रियोल पे, अगर आप मेरा नाम सर्च करके पिजन एंड क्रियोल लिखोगे तो आपको वो मिल जाएगी, आपको हेल्प करेगी। ठीक है, बाय लैंग्वेज ट्रांसफर, लैंग्वेज एंड पेडागोजी का ये क्वेश्चन है कि लैंग्वेज ट्रांसफर से हमारा क्या मतलब है। जब हम किसी को पेटीएम करते हैं, कोई पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो हमारे पास जो पैसे हैं वो उसे हम ट्रांसफर करते हैं, दे देते हैं। लैंग्वेज के केस में आप जब एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को जानते हो जो आपकी मदर टंग है, आप उसके बाद जब कोई दूसरी लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हो, सेकंड लैंग्वेज, जैसे कि हमारी इंग्लिश को हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं हिंदी के बाद, तो जब भी हम लोगों को सेकंड लैंग्वेज में बात करनी होती है तो बहुत सारी चीजों में ना हम लोग अपने हिंदी के ही रूल अप्लाई करते हैं। व्हेनेवर यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, मेनी ऑफ द पीपल डू इज कि वो अपने दिमाग में पहले एक हिंदी स्टेटमेंट बनाते हैं, देन दे ट्राई टू कन्वर्ट एंड ट्रांसलेट कि दिस इज द लाइन दैट आई एम गोइंग टू से।
सो आप क्या करते हो, अपनी मदर टंग के कुछ जो चीजें होती हैं वो ट्रांसफर करने की कोशिश करते हो व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्पीक और यूज एनी ऑफ द ग्रामर और पोटेंशियल्स ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश। तो यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसफर से हम लोग का मतलब है द कैरी ओवर ऑफ रूल्स ऑफ द मदर टंग, सिंटैक्स, फोनोलॉजी, सिमेंटिक सिस्टम टू द सेकेंड लैंग्वेज इन क्वेश्चन। आपको ऑलरेडी जो अपनी भाषा की चीजें पता है उसको आप थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करके मैच करने की कोशिश करते हो जब आप एक दूसरी भाषा को सीखने की कोशिश करते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आप लोग को मजा आ रही होगी, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है एंड शुड आई कंटिन्यू दिस वीडियो और नॉट। ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चे बड़े बड़े क्वेश्चंस को देख के डर जाते हैं, दे डू नॉट वांट टू डू दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। तो आप लोग को, हर एक बच्चे को जो ये वीडियो देख रहा है, कमेंट करके बताना है कि नहीं ये वीडियोस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड कौन सी नई नई चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलती हैं। हाउ वुड अ न्यू हिस्टोरिसिस्ट क्रिटिक इंटरप्रेट डेरिडास स्टेटमेंट देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने ऑलरेडी लिटरेरी थ्योरी पे एक वीडियो बनाई हुई है आपके यूट्यूब पे ही, जहां पर मैंने बताया है कि कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं, 14 थ्योरीज हैं आपकी, उसमें से मोस्ट आस्क्ड थ्योरीज कौन सी है। देखो डेरिडा का आपने 2 बार ही इन्हीं 10 क्वेश्चंस में देख लिया कि जो डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी है उसको बार बार उठाया जाता है। दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट थ्योरी। फेमिनिज्म हो गई, डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी हो गई, देन आपकी पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी हो गई। इन थ्योरीज को अगर आपने नहीं किया है, बिल्कुल आपको अच्छे से अपने मन में बसा के इन थ्योरीज को जाना है क्योंकि इससे काफी क्वेश्चंस पूछे। अब यहाँ पर 2 थ्योरीज को मिक्स कर दिया गया है। न्यू हिस्टोरिसिज्म इज आल्सो अ थ्योरी, देन आपकी डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी को मिक्स कर दिया गया है। जब आपके डेरिडा कहते हैं कि देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी लैंग्वेज को या किसी भी जगह के सिस्टम को समझना है तो उसकी भाषा और उसके कल्चर को अगर आप समझते हो, जो इंटरट्वाइंड है, जो उसी टेक्स्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप किसी भी हम लोग जैसे इंग्लिश लिटरेचर के इतने ब्रिटिश राइटर्स को पढ़ते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि उन ब्रिटिश राइटर्स को पढ़ते पढ़ते हम लोग ब्रिटिश कल्चर को, ब्रिटिश मोनार्की को एंड ब्रिटिशर्स का क्या रहन सहन है उसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं। सो देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट का मतलब एवरीथिंग यू कैन गेट, ऑल द मल्टीपल मीनिंग्स एंड रेफरेंसेस आर प्रेजेंट इनसाइड द टेक्स्ट, जो आपके स्ट्रक्चरलिस्ट नहीं मानते थे। अगर न्यू हिस्टोरिसिस्ट वाले बंदे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे तो उनका मानना क्या होगा। न्यू हिस्टोरिसिज्म एक ऐसी आपकी थ्योरी है जो कहती है कि टेक्स्ट का उसकी हिस्ट्री से एक प्रॉपर कनेक्शन होता है और हिस्ट्री का उसके टेक्स्ट से एक वाइस वर्सा कनेक्शन होता है। बहुत ही सिंपल थ्योरी है। तो यहाँ पे न्यू हिस्टोरिसिस्ट कहते हैं कि लिटरेचर के अंदर सारे कल्चरल आर्टिफैक्ट्स आपको मिल जाएंगे, वैल्यूज, पावर रिलेशन, वेज ऑफ सीइंग रिफ्लेक्टेड इन दोस आर्टिफैक्ट्स एंड देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। इससे इनका ये कहने का मतलब है कि सब कुछ आपको टेक्स्ट के अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है द लेबल मटीरियल फेमिनिज्म रेफर्स टू द वर्क ऑफ दोज थिंकर्स हु स्टडी इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ। फेमिनिज्म लिटरेरी थ्योरी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। फेमिनिज्म अगर आप पढ़ रहे हो तो वेव्स ऑफ फेमिनिज्म अच्छे से पढ़ना, उसके टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म से कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड देन आपकी जितनी भी फेमिनिस्ट राइटर्स आती हैं उनके कौन कौन से क्रिटिकल टर्म्स हैं, उनके एसेस विद क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। ये 4 चीजें आपको फेमिनिज्म के अंदर पढ़नी है। मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखी है, अगर आप वहां से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। द लेबल मटीरियल फेमिनिज्म, देखो फेमिनिज्म हम सब लोगों को पता है टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी ऑफ द जेंडर डिस्पैरिटी जो की गई है बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल और विद अ थर्ड जेंडर ऑल्सो, जहां पर उनको उनके जेंडर, थर्ड जेंडर होने का एक प्रॉपर रिस्पेक्ट या फिर प्रॉपर आइडेंटिटी नहीं मिल रखी है। मटीरियल फेमिनिज्म के अंदर कौन सी चीजें आ जाती हैं, जहां पर आपका वो जेंडर और क्लास डिफरेंसेस के बीच पे आपके ऊपर अत्याचार किया जाता है, विच इज नोन एज द डबल डिस्क्रिमिनेशन। आप एक वुमेन हो, वो तो आपका पाप ही हो गया कि आपके ऊपर उस चीज को लेके एक्सप्लॉइटेशन किया जाएगा, बट देन इफ यू आर बिलोंगिंग टू अ लोअर क्लास और अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी तो आपके साथ और भी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जो आता है आपका मटीरियल फेमिनिज्म। प्लीज रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, कई सारे टाइप्स हैं आपके फेमिनिज्म के, रेडिकल फेमिनिज्म भी है और भी बहुत सारे हैं जिसको आपको जरूर से पढ़ना चाहिए। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ परफॉर्मेंस एज यूज्ड इन लिंग्विस्टिक थ्योरी। अब आपको ये क्वेश्चन देखकर सबसे पहले तो पता लगना चाहिए कि ये जो परफॉर्मेंस वर्ड आ रहा है वो किसका टर्म है। नोआम चॉम्स्की का टर्म है, जहां पर इन्होंने कॉम्पिटेंस इन परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट उठाया हुआ है, विच इज वेरी वेरी सिमिलर टू योर फर्डिनेंड de Saussure का लैंग एंड परोल। हम लोग इसके बारे में एक बार अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत ही रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। जब भी हम लोग लैंग के बारे में बात करते हैं, लैंग एंड परोल को बिल्कुल आपको छोड़ के नहीं जाना है। ये आपके फर्डिनेंड de Saussure की थ्योरी का पार्ट है, स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर जो आता है, वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट द फिक्स्ड आइडेंटिटीज। लैंग का मतलब होता है लैंग्वेज, जो आपकी इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर होता है आपका सिग्निफायर्स एंड सिग्निफाइड का। लैंग के अंदर वो सारे रूल्स, ग्रामर्स एंड कन्वेंशंस आ जाते हैं जो आप किसी भाषा को सीखने से पहले सीखते हो। ध्यान देना कि लैंग आपकी एक्चुअल लैंग्वेज नहीं होती है, इट इज द प्रॉपर रूल्स। जैसे आप इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हो तो आपने टेंसेस सीख लिए, आपने प्रोनाउंस सीख लिए, आपने क्लॉजेस सीख लिए। दीज आर ऑल द वेज कि आपको इंग्लिश जो भाषा है एक्चुअल में यूज कैसे करनी है, ये आपके लैंग के अंदर आ जाएगा। दूसरी तरफ परोल इज द एक्चुअल यूसेज ऑफ दोज पर्टिकुलर रूल्स जो आप लोग ने सीखे हैं। भाई हम लोग ने रूल्स सीख लिए, तो अब लोगों से बात करने के टाइम पे हम लोग रूल्स को तो नहीं कोट करते फिरेंगे कि हम लोग टेंसेस के कोट्स बता रहे हैं या फिर किसी भी चीज के हम लोग पूरे रूल्स उनके सामने बता रहे हैं। यू आर गोइंग टू यूज दोज रूल्स इन योर एक्चुअल स्पीच एज आई एम डूइंग राइट नाउ, कि मुझे टेंस एंड ग्रामर की प्रॉपर समझ हो गई, बट व्हेन आई वांट टू टॉक टू यू, तो जो एक्चुअल स्पीच में इस्तेमाल करूंगी इन एक्चुअल सिचुएशंस, दैट विल बी नोन एज योर परोल। तो लैंग एंड परोल आपके सश्योर का जो टर्म है वो नोआम चॉम्स्की के आपके कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस जैसा बिल्कुल सेम बैठता है। तो अब अगर आप क्वेश्चन को देखिए, इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक अटरेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल नेटिव स्पीकर्स इन एक्चुअल सिचुएशंस। बोथ परोल एंड परफॉर्मेंसेस, वो अटरेंसेस जो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस में, मतलब एक्चुअल लोगों से बात करते हुए यूज करते हो, उसको परोल एंड परफॉर्मेंस बोलते हैं। It includes hesitations and unfinished structures arising out of psychological difficulties acting upon the speaker. Right now, when I'm talking to you or when you talk to me using any language, तो हम लोग की कुछ अटरेंसेस ऐसे होती हैं जो गलत हो जाती हैं, कुछ ऐसी फॉलीज होती हैं, कभी ग्रामर गलत इस्तेमाल हो जाती है। These are all a part of your performance और your parole, जिसके अंदर आपकी गलतियां भी पॉसिबल है। वेयर एज कॉम्पिटेंस एंड लैंग का इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, वो होती हैं आपकी रूल्स ऑफ अ प्रॉपर लैंग्वेज। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन से 4 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से मैंने अपने कोर्स में भी इन चीजों को पढ़ा के रखा है। बोथ लिटरेरी थ्योरी एंड कल्चरल स्टडीज आर रेडी, एंड कुछ ही टाइम में आपको ये 3 टॉपिक्स भी अवेलेबल होने वाले हैं बहुत ही कम दिनों में। सो अगर आप इस पर्टिकुलर नंबर पर हमें मैसेज भेजते हो तो वी विल सेंड यू फ्री डेमो लेक्चर्स, एंड उसको यूज करके आप हमारे कोर्सेज को अवेल करा सकते हो। यहाँ पर YouTube के फ्री लेक्चर्स को भी अवेल करना मत भूलना, जाकर सर्च करो, बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं, ये आपकी मदद करेंगी इस पूरे एग्जाम की तैयारी करने के लिए। इस पर्टिकुलर PYQ टेस्ट सीरीज को अवेल करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे आपको सिग्रीगेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मिसलेनियस लगाना चाहो वो आपके हाथ में है, सिग्रीगेटेड लगाना चाहो, टारगेटेड स्टडी करना चाहो, वो भी आपको मिल जाएंगे। देन मुझसे कनेक्टेड रहिए आप टेलीग्राम पर, यहाँ पर अक्सर मैं अपने वॉइस नोट्स भेजा करती हूँ, बच्चों को चीजों को एक्सप्लेन करती हूँ, हम लोग डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं। देन आपको यहाँ पर काफी सारी फ्री सर्विसेज भी मेरी मिल जाती है। आई होप आपका वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा एंड बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली होंगी। डू लेट मी नो योर फीडबैक। Until then, I am going to take your leave and I am going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.